देखो पॉइंट ऑफ कंकरेंसीज के बारे में बात हुई थी, उसी में आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 1,1 एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू इट बी -2,3 एंड 5,2 मीन्स ये है 1,1, ठीक है ना, और इससे जो दो साइड्स जा रहे हैं मतलब ए बी और ए सी, इनके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं -2,3 और 5,2, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, तो यहां से देखो मैं मजे से बी को लिख सकता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, तो 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दिस यानी कि -4 -1, समझते हैं ये, और 6 -1, ठीक है ना। और इधर सी का देखेंगे तो 10 -1 है ना, और 4 -1, अरे 4 -1, और तो वहां से सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड क्या हो गया अपने पास 1 -5 और +9/3, 1 + 5/3, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, कह रहा है ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 1,2 एंड 4,5 रेस्पेक्टिवली। देखो साइड में मैंने बना रखा है H फॉर ऑर्थो सेंटर एंड O फॉर सर्कम सेंटर। कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स A आर -1,2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर देखा जाए तो हमें किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर गिवन है, तो सेंट्रॉइड मिल चुका है। क्या होता है रेशियो 2:1, ठीक है ना। तो रेशियो 2:1 होगा, तो यहाँ से देखो ये यहाँ पर अपने पास आ गया क्या 8 + 1/3, ठीक है, और 10 + 2/3, है ना। इसका मतलब हमें जो G के कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिल गए 3,4, ठीक है ना। और वंस अगेन अब अगर हमें D चाहिए तो यहाँ पे फिर से ये रेशियो क्या है 2:1 है ना। तो ये रेशियो 2:1 है, तो फिर अगर मैं D को कुछ अल्फा बीटा बोल दूं तो मैं क्या बोलूँगा 2α -1 और /3, ये हो गया 3, है कि नहीं, और 2β + 2/3 ये हो गया। तो यहाँ से देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 1 10/2 यानी कि 5, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12 - 2 10/2 5। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,5, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट 5,a/4 बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस, ठीक है। तो यहां पर a दे रखा है a, -2, b दे रखा है a, 6, और c दे रखा है a/4, -2। अब कह रहा है लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द सर्कम रेडियस एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन फाइंड अल्फा + बीटा + गामा, ठीक है। तो देखो यहां पर इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कह रहा है 5,a/4। तो सर्कम सेंटर क्या होगा, मान लेते हैं O 5,a/4। तो अब सर्कम सेंटर की बात जहां तक है तो ये तीनों वर्टिसेस से क्या होगा इक्विडिस्टेंट होगा। तो हम यहां पर एक तो OA, OB और OC सेम करते हैं, ठीक है ना। तो OA, OB, OC सेम करते हैं, तो पहले OA, OB को सेम करो। तो यहां से क्या हो गया a - 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, a - 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस a/4 + 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू
इधर से भी क्या हो जाएगा, a माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, और प्लस 6 माइनस a बाई 4 या फिर a बाई 4 माइनस 6 का स्क्वायर। देखो यहाँ से तो a आ गया, ठीक है, यहाँ से a क्या आ गया, a माइनस 5 का होल स्क्वायर तो कट गया, और a स्क्वायर बाई 16 भी बोथ साइड्स कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इधर 2ab का मतलब कितना हो गया, a प्लस 4, ठीक है ना, और इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का मतलब हो गया माइनस 3a और प्लस 36, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास 8, ठीक है ना। अब a 8 आ चुका है, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब यहाँ से देखो तो हमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो साइड्स की लेंथ चाहिए ना, ठीक है। तो साइड्स की लेंथ चाहिए, तो ज़रा देखो तो यहाँ से ए बी के क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 0 और प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ना, कितना हो गया 8। BC क्या हो गया अपने पास, तो ये अपने पास ए है 8 और ये है 2, तो 8 माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 10, और CA, तो CA हो जाएगा अपने पास कितना 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 0 यानी कि 6। लो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। नहीं, क्या दिख रहा है हमें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, यानी कि एंगल A अपना क्या है π/2, ठीक है ना। तो अब देखो सर्कम रेडियस, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है ना। तो सर्कम रेडियस क्या हो गया अपने पास, हाइपोटेन्यूज के लेंथ का आधा, बोलो हाइपोटेन्यूज के लेंथ का आधा हो गया सर्कम रेडियस। तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ अपना कितना है 10, कितना हो गया 5, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, सर्कम रेडियस कितना दे रखा था अल्फा, ये r अपना अल्फा है, तो अल्फा इक्वल्स टू 5 हो गया, और बीटा हो गया एरिया, तो बीटा क्या बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, है ना, हाफ इंटू 6 इंटू 8 कितना हो गया 24, और गामा की बात करें तो इनका जोड़, ठीक है ना, पेरीमीटर, तो ये हो गया 8 6 14 24। तो ओवरऑल अपने को क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि आंसर हो गया 53। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड एज 0, 1, 1, एंड 1, 0 इज। अब सुनो मेरी बात, एक जरूरी बात, जैसे देखो यूजुअली मैं क्या करता हूं, रफ फिगर बनाता हूं, ठीक है ना, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन का इंडिकेशन होता है कि आप XY प्लेन पे जाइए, फायदा है चाहे नहीं है, ये अलग बात है ना। तो वो इंडिकेशन क्या होता है, जैसे ओरिजिन का जिक्र हो रहा है ना, या फिर अब जैसे देखो यहाँ पे 0, 1 है, 1, 0 है, फील हो रहा है 0, 1, 1, 0, 1, 1। तो इस तरह का जब कोऑर्डिनेट्स हो तो ये इंडिकेशन होता है कि एक बार को तो आप XY प्लेन पे ग्राफ को, मतलब फिगर को बना लीजिए, ठीक है ना। पहली कोशिश होती है रफ फिगर से काम चले, लेकिन क्वेश्चन कई बार आपको इंडिकेट करता है कि जाइए XY प्लेन पे, तो इसमें XY प्लेन पे चले गए, देखते हैं फायदा है या नहीं। अब देखो सबसे पहली बात तो हमें अगर किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट पता होते हैं तो वर्टिसेस निकालने का एक शॉर्टकट है, याद है ना, क्या होगा, जैसे ये वाला चाहिए, ठीक है ना, तो ये वाला चाहिए, हाँ यहाँ तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो ऐसे भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है 0, 2 और 2, 0। अदरवाइज वो टेक्निक क्या था कि इसको जोड़ो फिर इसको घटा दो, ठीक है ना। तो एनीवेज अब देखो यहाँ से अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा था क्वेश्चन, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला होता है अपने पास, नहीं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो साइड सामने का कोऑर्डिनेट, है ना। तो साइड सामने का कोऑर्डिनेट, तो देखो यहां पर क्या हो गया 2 × 0 प्लस, अच्छा हाइपोटेन्यूज यहां पे कितना हो जाएगा 2√2,
तो 2√2 इंटू 0 है ना, ठीक है, 2 इंटू 0, 2√2 इंटू 0 और 2 इंटू 2 और अपॉन 2 प्लस 2√2 प्लस 2 और ऐसे ही ऑर्डिनेट अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ ज़रूरत है नहीं बट 2 इंटू 2, ठीक है ना, फिर प्लस 2√2 इंटू 0, 2√2 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 0 और अपॉन 2 प्लस 2√2 प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहां से अपना आंसर तो आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे पहली बात तो मुझे ये पता था कि इन सेंटर, इस वाले ट्रायंगल के लिए इन सेंटर के एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम होगा, है ना। समझाता हूं क्यों। जैसे देखो यहां पर कहीं इन सेंटर होगा, इन सेंटर मतलब तीनों साइड से बराबर दूरी पर, इन सेंटर मतलब तीनों साइड से बराबर दूरी पर, ठीक है ना। तो देखो जरा यहां पर ये तीनों आर होगा, बोलो, ठीक है। और आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉमा आर, ठीक है ना। तो यहां से इसको निकालने के और भी तरीके हैं। एक तरीका क्या कि भाई आर कॉमा आर से सामने वाले लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालो और उसको किसके बराबर कर दो, आर के। या फिर स्मॉल आर का एक फॉर्मूला होता है डेल बाई एस, होता है ना। स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाई एस, बोलो ना। डेल बाई एस का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डेल हो गया अपने पास हाफ इंटू 2 इंटू 2, है ना, और अपॉन एस क्या हो गया 2 प्लस 2√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपने पास देखो तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये ऑल्टरनेट था, है ना। तो तरीका कोई भी रखो, आपको जो रिक्वायर्ड एब्सिसा है वो वैल्यू क्या आई यहाँ पर, तो 2 2 कट के और 2 अपॉन 1 प्लस √2 क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 कितना हो गया, तो 2 इंटू √2 माइनस 1, ठीक है ना। अरे यहाँ पे हाँ, 1 की जगह 2 है, कहाँ पे, अच्छा अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ गलत कर दिया है ना, 2 अपॉन 2 प्लस √2 है ना, ठीक है। तो ये तो 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2, तो 2 माइनस √2, आंसर कौन सा हो गया, डी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, अभी कुछ भी नया नहीं है, वही जो पढ़े हैं उसी पर कुछ कुछ क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है, लेट ए 6,8 बी 10 cos अल्फा माइनस 10 cos अल्फा एंड सी माइनस 10 sin अल्फा 10 cos अल्फा बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। इफ एल ए 9 एंड जी एच के बी इट्स ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड रेस्पेक्टिवली, देन हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो आपको जैसे ही ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इनका जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या सोचना होता है, ट्रायंगल कहीं राइट एंगल तो नहीं है ना। राइट एंगल है तो काम आसान हो गया, है ना। राइट एंगल होने पे ऑर्थो सेंटर कहाँ जाता है, जहाँ पे वर्टेक्स राइट एंगल है, सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। फिर एक और तरीका बताया था कि एक बार को ये ज़रूर चेक करना कि ओरिजिन से वो तीनों वर्टिसेस बराबर दूरी पर है क्या, जो कि चेक करना बहुत ही आसान होता है। तो देखो यहाँ पे कितने लोगों को देख के वो थॉट आया था, अब ये डिसअपॉइंटिंग है। मैंने बोला था ये टूल्स इकट्ठा रखेंगे जितना बढ़िया उतना ही कमांड आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, नहीं तो अननेसरी हम कैलकुलेशंस में जा रहे हैं ना। अब आप स्लोप चेक करोगे, जबकि ये किस पर फ्रेम हुआ है, जरा देखो 0 0 से तीनों डिस्टेंस क्या है, 10 है, बोलो ना। वो जानबूझ के वैसा फ्रेम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुरंत यहाँ बोलेंगे कि हेयर OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 10, वेयर O अपना क्या है, ओरिजिन है, नहीं। तो देयरफॉर O इज द क्या, सरकम सेंटर
ऑफ द ट्रायंगल। और अगर ओ सर्कम सेंटर है तो हमें इसके ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड चाहिए, ठीक है ना। तो जरा देखो, ऑर्थो सेंटर की बात करें तो इसका तरीका क्या सिखाया है कि अगर किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन पर है तो उसके ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एब्सिसा कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट। याद है सबको? कोई याद नहीं है तुम लोग? क्या होता है यहां पर, मान लेते हैं H है ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है, L दे रखा है। L है A,9 ऑर्थो सेंटर और G है H,K सेंट्रॉइड और O हो गया 0 0। तो ये 2:1 करोगे, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा एब्सिसा कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट ही तो आएगा, ठीक है ना। और सेंट्रॉइड क्या होता है, सिग्मा एब्सिसा बाई 3 कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट बाई 3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो A इक्वस टू कितना हो गया, A इक्वस टू हो गया क्या, 6 प्लस 10 कॉस एल्फा माइनस 10 साइन एल्फा और अपॉन 3, यानी कि सॉरी ये तो ऑर्थो सेंटर है ना, जस्ट यही हो गया A। और एक और बनेगा क्या, 9, कितना हो गया 8 माइनस 10 साइन एल्फा प्लस 10 कॉस एल्फा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ से, तो अपने पास कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा की वैल्यू आ चुकी है। कितनी आ गई, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा आ गया अपने पास 9 माइनस 8 1/10। कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा की वैल्यू आ रखी है 1/10। अच्छा, दूसरा H को आप क्या बोलोगे, H को अगर देखा जाए, अच्छा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा आ गया 1/10, तो यहां से A पहले आ चुका है ना। कितना हो गया अपने पास, 6 प्लस 1 7, ठीक है ना। तो H का अगर देखा जाए तो इन्हीं का तो क्या होगा 1/3, नहीं समझ आए, ठीक है ना। तो यहां पर H इक्वल टू क्या हो गया, A/3 और K क्या हो गया 9/3, नहीं, ठीक है। अब बचा क्या, तो बस sin 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा तो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, नहीं। तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो गया 1 माइनस sin 2 अल्फा इक्वस टू 1/100, ठीक है ना। तो sin 2 अल्फा कितना हो गया, देयरफॉर sin 2 अल्फा इक्वस टू 99/100। तो अपने से पूछा क्या है, तो देयरफॉर 5a माइनस 3h प्लस 6k प्लस 100 sin 2 अल्फा इक्वस टू हो गया 5a मतलब 35 माइनस 3h मतलब a, यानी कि 7 प्लस 6k, तो 6k हो गया अपने पास 18 और 100 sin 2 अल्फा 99, है ना। तो देखो अपना आंसर आ जाएगा 145, ठीक है। अब देखो यहां तक में क्या किया, हम वही जो पुरानी जानकारी थी उस पर देख रहे थे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। इजी है ये पार्ट, ठीक है ना। बस ध्यान रखना, फिर से समराइज करता हूं। जैसे ही सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर आया तो सबसे पहले क्या चेक करना है, ट्रायंगल राइट एंगल्ड है कि नहीं, या फिर ओरिजिन से तीनों वर्टिसेस बराबर दूरी पर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से अब हम एंटर करते हैं, देखो लिखा हुआ है लोकस। मान के चलो पूरे 2D ज्योमेट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। कोई भी अच्छा सिनेरियो लोकस से टैकल होता है। तो पहले लोकस का फील क्या है, तो लोकस का फील होता है पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट जो कि किसी रूल के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको बोलेगा फाइंड द लोकस, तो फाइंड द लोकस का मतलब होता है अपना जो पॉइंट पाथ को कवर कर रहा है, उस जिस पाथ को पॉइंट कवर कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन को अगर हमने लिख दिया तो हम कहते हैं कि हमने पी पॉइंट का लोकस फाइंड कर लिया, पी या जिसका भी पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर से सुनो,
जैसे हम सुनते हैं फाइंड द लोकस किसी सिनेरियो में, ठीक है ना, तो वहाँ पे फाइंड द लोकस का मतलब होता है भाई लोकस है मतलब एक चलता फिरता पॉइंट है जो रूल के हिसाब से चल रहा है, किसी पाथ को फॉलो कर रहा है। पाथ मतलब कर्व, और हर कर्व की एक इक्वेशन होती है। तो हमने उस कर्व की इक्वेशन बता दी, मतलब हमने उसका लोकस फाइंड कर लिया। एक होता है आइडेंटिफाई द लोकस। तो आइडेंटिफाई द लोकस में क्या होता है, हमें वो इक्वेशन तो चाहिए ही होता है, उसके साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि अपना जो पॉइंट P है वो उस पूरे पाथ को कवर कर रहा है या पार्शियली कवर कर रहा है। कितने लोग ये बात समझते हैं? चलो मान लो किसी पॉइंट का पाथ आया सर्कुलर, है ना, लेकिन उसमें वो आधा सर्कल ही है। कोई ऐसा पाथ है जिसके हिसाब से आधा सर्कल ही है, तो इक्वेशन जब लिखने की बारी आएगी तो आप तो उसी सर्कल का इक्वेशन लिखोगे। मान लो वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आप तो लोकस बोलोगे क्या, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आइडेंटिफाई द लोकस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का हर पॉइंट कवर हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो फाइंड द लोकस मतलब जस्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन जिस पाथ पे P है, ठीक है ना। कितना कवर करेगा कितना नहीं करेगा ये उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आइडेंटिफाई द लोकस सेगमेंट में जाएंगे तो वहां पे कई सारी मजेदार बातें, ठीक है ना। और मतलब जेई का ही फेवरेट सेगमेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पूछता है, कोऑर्डिनेट में तो पूछता ही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसका सिंपल रूल होता है लोकस को फाइंड करने का, कितना भी टफ हो जाए, ध्यान रखना। एक तो टफ हो सकता है इसमें, जैसे जैसे आगे सिनेरियो बढ़ेगा देखेंगे हम, लेकिन कितना भी टफ हो जाए स्टेप्स नहीं छोड़ने, ठीक है ना। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि चलते फिरते पॉइंट्स कौन से हैं। जब अच्छा क्वेश्चन होगा तो एक ही क्वेश्चन में कई वेरिएबल पॉइंट्स दिखेंगे, ठीक है ना। अभी तो बहुत लल्लू है ना। फिर उसमें हमें देखना होता है कि कौन से पॉइंट का लोकस चाहिए। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कितने वेरिएबल पॉइंट्स हैं, उनमें से कौन से पॉइंट का लोकस हमें चाहिए। जिस पॉइंट का लोकस हमें चाहिए उस पॉइंट के, ध्यान दो पेन मत चलाओ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी ऐसी दो वैल्यूज मान लो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जिसका क्वेश्चन में कहीं जिक्र ना हो, ठीक है ना, मतलब एकदम अलग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने h कॉमा k मान लिया, हमने l कॉमा, मान लो कहीं h इन्वॉल्व है या k इन्वॉल्व है तो हमने l कॉमा m मान लिया। मतलब ऐसी दो अलजेब्रिक क्वांटिटीज जिनका उस क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं हो रहा, उससे अलग, ठीक है ना। तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ कुछ मान लेने हैं, दो चीजें, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने माना h कॉमा k, और लोकस है मतलब रूल है, तो रूल को आइडेंटिफाई करिए, है ना, और रूल को इंपोज करिए। इंपोज करके आपकी इसके बाद कोशिश होनी चाहिए कि आपने वो जो दो अलजेब्रिक क्वांटिटीज मानी है, मान लो हमने यहाँ hk माना, तो आपको कोशिश करनी है कि कैसे भी करके एक इक्वेशन स्टैब्लिश हो जिसमें hk और नोन टर्म्स के अलावा बाकी कुछ भी ना रहे। एक बार ये ऐसा हो गया तब आप सोचो वो पॉइंट P जिस पाथ पे चल रहा है ना, उस पाथ के वेरिएबल एब्सिसा का रोल कौन प्ले कर रहा है, h, और वेरिएबल ऑर्डिनेट का रोल कौन प्ले कर रहा है, k। तो यू हैव टू जस्ट रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y। जैसे ही रिप्लेस करते हो तो आपको उस मूविंग पॉइंट के पाथ की इक्वेशन मिल जाती है। ये प्रोसेस होता है लोकस को फाइंड करने का, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे ये क्वेश्चन है, कह रहा है लेट a 2,3 बी अ गिवन पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p सच दैट p इक्वल्स टू 5। इनफैक्ट कई ऐसे सिनेरियो होते हैं जिसमें लोकस आपको दिखता है, जैसे मुझे यहां पे दिख रहा है क्या, p एक चलता फिरता पॉइंट है जो a से हमेशा 5 डिस्टेंस पे चलेगा। तो हमें दिख रहा है कि यहां पर इसका पाथ सर्कुलर होगा, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो गया a पर और रेडियस हो गया 5। पाथ कई बार आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। स्टेप क्या, स्टेप 1, p को कुछ मान लेते हैं, ऐसी दो चीजें जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है, तो मान लिया लेट p h के, और अगर लोकस है तो रूल है,
तो रूल है तो हमने वो देखा, आइडेंटिफाई किया। यहाँ बहुत ही लल्लू सवाल है तो रूल भी आसान है, रूल लग गया पी इक्वल टू 5। और सॉल्विंग का पर्पस क्या है ये क्लैरिटी रखो। सॉल्विंग का पर्पस है एच के की इक्वेशन स्टैब्लिश करना, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन टर्म्स इन्वॉल्व नहीं, ठीक है ना। अरे ध्यान दो फिर नहीं समझेगा। तो पी इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो जाएगा, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। अब आप देखो तो ये नोन टर्म्स और एच के में रिलेशन स्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना। तो जहां जहां h है उसकी जगह रख दो x, जहां जहां k है उसकी जगह रख दो y। तो आप सीधा कह पाओगे देयरफॉर लोकस ऑफ p इज x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। एंड दिस इज द आंसर। अब इसको किस फॉर्मेट तक ले जाना है ये सब ऑप्शन बताएगा, ठीक है ना। और यहां से अगर देखा जाए तो हम एक सर्कल की इक्वेशन भी लिखना सीख गए जिसके सेंटर हो अल्फा बीटा पे और रेडियस हो r। क्या होगी सर्कल की इक्वेशन, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, अब सबसे पहला सवाल पता है अपने मन में क्या आता है कि सर आप डबल मेहनत कर रहे हो, एच के माना, फिर एच की जगह आप रख रहे हो एक्स, के की जगह रख रहे हो वाई। तो आपने शुरू में ही क्यों नहीं ए मान लिया है, पी मान लिया एक्स कॉमा वाई। कितने लोगों के मन में ये आता है ना, शुरू में ही मानते, काम क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये यूनिवर्सल मेथड है, इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन आप सोचो जब अच्छे लेवल पे हम जाएंगे तो किसी भी कर्व की इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है, एक्स वाई के फॉर्मेट में होती है। तो आपका लोकस वाला एक्स वाई बाकी एक्स वाई से अलग कैसे दिखेगा, कितने लोग बात समझ गए नहीं। तो इस वजह से शुरू से ये रूल फॉलो करते हैं, फर्क पड़े चाहे नहीं पड़े, ठीक है ना। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लेट a 2, 3 इज अ गिवन पॉइंट, अ वेरिएबल पॉइंट m लाइज ऑन द कर्व दिस। मुझे नहीं पता ये कर्व क्या है, आगे चल के जानेंगे क्या है, एलिप्स है, ठीक है ना। कह रहा है लेट a 2, 3 इज अ गिवन पॉइंट, अ वेरिएबल पॉइंट m लाइज ऑन द कर्व दिस, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ am। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो भी कर्व है, अभी मैं पूरा शेप भी नहीं बना रहा, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। और एक पॉइंट है a दैट इज 2, 3, है ना। और इस पर एक चलता फिरता पॉइंट है m। अब आप देखो इस m के वेरी करने के हिसाब से ये पूरा का पूरा सेगमेंट वेरी कर रहा है, यस और नो, ठीक है ना। तो अब यहां कौन किसका लोकस पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है am के मिड पॉइंट का, ठीक है ना। तो am के मिड पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है। अब आप सोचो अगर इसको एच के नहीं मानोगे तो फंस जाओगे ना, मतलब एच के नहीं, मतलब ऐसी दो चीज जो एक्स वाई, मतलब जो देखो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन में चीजें यूज हो रही हैं उससे अलग मानो, ठीक है ना। तो यहां पर हमने फिर से एच के मान लिया और अब देखो यहां पर क्या होगा, तो एम के कोऑर्डिनेट्स आप लिख पा रहे हो। अच्छा अपनी कोशिश क्या है, सॉल्विंग का पर्पस क्या है, एच के की इक्वेशन बना लेना बाय आइडेंटिफाइंग द रूल। तो यहां पे रूल क्या है कि भाई पी जो है वो एम का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप देखो मजे से एम के कोऑर्डिनेट्स लिख पा रहे हो, 2h माइनस 2, बोलो है ना, 2h माइनस 2, 2k माइनस 3। नाउ m will satisfy the curve, it will satisfy 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहां से देखो यहां पर 2 इंटू क्या हो जाए, इनफैक्ट 4 ले लो, h माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर लोकस ऑफ p इज क्या, 8x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस इक्वल्स टू 1।
ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट में एक्सपर्ट होते जाएंगे हमें ये लोकस आइडेंटिफाई भी होता जाएगा। इनफैक्ट ये लोकस क्या दिख रहा है, एलिप्स दिख रहा है, ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के थ्रू। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट a 2,3 एंड b 6,5 बी द टू गिवन। अच्छा, इसको हम कहां तक ले जाएं, अभी अपने पास कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन रहेगा तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट a 2,3 एंड b 6,5 बी द टू गिवन पॉइंट्स एंड p बी अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट pa इक्वल्स टू pb, देन फाइंड द लोकस ऑफ p। लल्लू है। इनफैक्ट आप अगर आप दिमाग लगाओ तो यहां आपको पाथ आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमेशा जो एंड पॉइंट्स होते हैं उससे, अरे ध्यान दो लास्ट रो, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनसे बराबर दूरी पर चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर P को हमने h के माना, ऑल्दो यहाँ आइडेंटिफाई करने नहीं कह रहा, P को हमने h के माना और इम्पोज करते हैं PA इक्वल्स टू PB। मुझे पहले से पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखो, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, और अगर आप वो प्रोसेस रिकॉल करो जिस प्रोसेस से हम सर्कम सेंटर निकालते हैं तो वो यही तो था, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वेट करते थे तो हमें एक तरीके से साइड्स के क्या मिलते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट क्या होते हैं, सर्कम सेंटर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको प्रोसीड करोगे तो ये क्या आ गया अपने पास, माइनस 4h प्लस 4 माइनस 6k प्लस 9 और माइनस 12h प्लस 36 माइनस 10k प्लस 25, ठीक है ना। तो इधर ले आएंगे तो ये अपने पास आ गया 8h प्लस 4k, है ना, और 13, ठीक है, इधर हो जाएगा 13, तो ये इधर हो गया 23, 48 नहीं 40, ठीक है ना। तो यहां से देयरफॉर लोकस ऑफ P इज 4x प्लस y इक्वल्स टू, सॉरी 2x प्लस y इक्वल्स टू 12, 2x प्लस y इक्वल्स टू 12। और ये हमने क्या निकाल लिया, एक तरीके से AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब एक बार दिखाता हूं क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये तो हमने तरीका सीखा। अब जैसे यहाँ क्या कह रहा है, लेट O00 एंड A0,1 बी टू फिक्स पॉइंट्स, द लोकस ऑफ द पॉइंट P सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOP इज 4, ठीक है ना। तो यहाँ P चलता फिरता पॉइंट है, P चलता फिरता पॉइंट है, P को क्या मान लिया, h के, और पेरीमीटर क्या गिवन है 4। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये अपने पास OP प्लस AP प्लस AO या OA, ये कितना गिवन है 4, है ना। तो अब देखो यहां पर सबसे पहली बात तो आपको OP प्लस AP ये मिल गया, AO की तो वैल्यू नोन है नहीं, ये मिल गया आपको 3, है कि नहीं। अब देखो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहां जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला रखोगे, है ना, OP में और AP में, तो इसी स्टेप में अपना लोकस तो आ चुका है ना। लेकिन देखो उसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, लेकिन अपना जो लोकस का फॉर्मेट दिया हुआ उसमें कहीं स्क्वायर रूट नहीं। तो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब इसके हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां एक सॉल्विंग टेक्निक लगाऊंगा जिसमें मैंने OP को लिख दिया और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो गया, OP स्क्वायर, है ना, 9 प्लस AP स्क्वायर और माइनस 6AP। अब जहां स्क्वायर है वहीं अभी फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है ना। तो OP स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जरा देखो तो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और इक्वल्स टू 9 प्लस AP स्क्वायर का मतलब k माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर
-2k + 1 और -6 AP, ठीक है ना। अब देखो, तो अब बाकी चीज़ों को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ों को एक तरफ ले आओगे तो देखो यहाँ से h² k² कैंसिल, बोलो, और 2k - 10 = -6 AP, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, k - 5 = -3 AP। अब एक बार और स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा यहाँ पर, खोल देते हैं सीधा, क्या हो जाएगा, k² -10k + 25 और 9 टाइम्स, अब AP² का मतलब क्या हो गया, h² + k² -2k + 1 आ चुका है लोकस, है ना। अब ले आते हैं तो यहाँ से ये फाइनली क्या आ गया, 9h² + 8k², ठीक है ना। और देखो -18 और +10 -8k, है ना, और +9 और -25, या फिर इसको उधर ही रखो क्योंकि वहाँ फॉर्मेट में उधर है। तो देयरफॉर लोकस ऑफ P इज क्या हो गया, 9x² + 8y² और -8y और = 16। तो देयरफॉर m - 8 और n 16, आंसर हो गया A, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, कह रहा है लेट a - 2, 0 b 2, 0, अरे कहाँ देख रहा है, a - 2, 0 b 2, 0 be the two given points, p be a variable point such that mod pa - pb = 2, if the locus of p is इतना then find 2a + 3b। अब यहाँ फिर से वही बात, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज लोकस तो जैसे ही इसमें हम डेफिनेशन इंपोज करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वही यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट p h, k, और डेफिनेशन क्या है अपने पास, pa - pb का mod = 2। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, pa को लिख देता हूँ pb, चलेगा, और स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से क्या होगा, pa², है ना, = pb² + 4, है ना, और ±4pb। अभी 4pb को रहने देंगे, है ना, बाकी इसमें रखते हैं। तो pa² का मतलब हो गया h + 2 का स्क्वायर, ये ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जा रहा है, h + 2 का स्क्वायर और +k², और इधर h - 2 का स्क्वायर +k² और ±4pb, ठीक है। अब इस तरफ ले आओ तो a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab, 4ab, हाँ क्या +4, अच्छा, अरे 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 pb² + 4, सॉरी, हाँ ये यहाँ पर +4, ठीक है ना। अब देखो तो a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4ab, 4ab मतलब 8h, k² गया, बोलो, और -4 = ±4pb, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर 2h - 1 = अब फिर से एक बार स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 4h² + 1 -4h, और pb² का मतलब हो गया h - 2 का स्क्वायर +k², ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक तरफ ले आते हैं तो 3h² और -k², ठीक है, 4h तो गया, है ना, और इधर से +4 नहीं। तो देयरफॉर लोकस ऑफ P जो आया, लोकस ऑफ P इज, देखो क्या, x² / 1
इक्वल्स टू 1। अब देखो फॉर्मेट क्या था, ये था। तो देयरफॉर मत करो, देयरफॉर A1 और B3 जो भी होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है लेट A1,3। अच्छा, लोकस ये जस्ट स्टार्ट लिया है, लोकस पूरे जब तक 2D ज्योमेट्री चल रही है अपने साथ रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है ना। लेट A1,3 एंड B बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, A1,3 है और B y एक्सिस पर वेरिएबल पॉइंट है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां पर कहीं A फिक्स पॉइंट हो गया 1,3 और इस पर एक चलता फिरता पॉइंट है B। ठीक है ना। तो अब कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो देखो सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट वेरिएबल हो गया। जैसे जैसे B मूव करेगा वैसे वैसे ये सेगमेंट AB वेरी कर रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर P AB को इंटरनली इन द रेशियो 3 ए वाला पार्ट बड़ा होगा, इंटरनली इन द रेशियो 3:2 बांट रहा है ना। तो हमें लोकस ऑफ P चाहिए। ठीक है। अब जरा देखो यहां पर हम सबसे पहला काम करते हैं, P को HK मानते हैं और क्या थॉट आ रहा है बताओ, B को कुछ मानना पड़ेगा यहाँ, है ना। तो जैसे B को हम कुछ मान लेते हैं 0, बीटा मान लो ना, B को 0, बीटा। ठीक है ना। और अब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो क्या हो गया, 2 × 0 प्लस 3 × 0, 3 × 0 प्लस 2 × 1 और अपॉन 3 + 2, ये क्या होगा H, है ना। और इसके साथ 3 × बीटा प्लस 2 × 3 और अपॉन 3 + 2 = K। अब देखो अपनी कोशिश क्या होती है, नोन टर्म्स और HK में इक्वेशन स्टैब्लिश करना। यहां तो हो ही नहीं रहा, क्या चक्कर है, बीटा है। बीटा तो अननोन चीज है, कैसे एलिमिनेट होगा। हाँ, अरे क्या स्लोप, कैसे एलिमिनेट होगा, वो तो आगे देखेंगे ना। हाँ, मान लो हमें वो सब नहीं पता है। ठीक है ना। कैसे एलिमिनेट होगा बीटा, चुप रहो। अब ये जानबूझ के मैंने फंसाया। मैं क्या कहता हूं, लोकस कब निकल गया, जब नोन टर्म्स और HK में आपकी इक्वेशन स्टैब्लिश हो गई। देखो आपकी इक्वेशन स्टैब्लिश हो चुकी है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए। लोकस के अंदर HK दोनों हो ये जरूरी है क्या, एक पाथ x = 4 भी तो होता है, एक पाथ y = 3 भी तो होता है, नहीं। तो जिस वक्त आपका यहां पे दिख गया था कि इसमें कोई अननोन टर्म नहीं है, इसी वक्त लोकस आ चुका था। ठीक है ना। तो ये हम आगे फिर अननेसेसरी बेवकूफ बने। ठीक है ना। तो यहां से सीधे एक्चुअली इसको लिखने की जरूरत थी नहीं। ठीक है ना। यहां पर ये यहीं से सीधा दिख गया कि देयरफॉर लोकस ऑफ P इज x = 2/5। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको इसका पाथ इनफैक्ट विजुअलाइज हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, इसी टाइप का तो पाथ होगा। अरे बोलो तो यहां से ये सबक मिला, कभी नहीं मिस करना। ठीक है ना। मतलब बेसिकली हमें जो इक्वेशन एस्टैब्लिश करना है उसमें HK के अलावा कोई अननोन वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बात है ना कि H हो K हो ये दोनों हो ये जरूरी, बस अननोन इन्वॉल्व नहीं है, उसी वक्त अपना इक्वेशन आ चुका। ठीक है ना। तो ये आगे से केयरफुल रहेंगे। अब देखो फिर जैसे देखो ये क्वेश्चन कह रहा है लेट P 2 - 3 cos θ, 1 + 4 sin θ, θ इज आर्बिट्ररी। अरे मत कर, थीटा इज आर्बिट्ररी। थीटा जैसे ही आर्बिट्ररी बोला मतलब थीटा खूब सारी वैल्यूज ले रहा है, तो ये P चलता फिरता हुआ है, थीटा के हिसाब से चलेगा।
ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पी, फाइंड द लोकस ऑफ पी। फिर वही बेसिक, यहां पर पी को क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के, ठीक है ना। और अब यहां पर एच को लिखते हैं 2 - 3 cos थीटा, के को लिखते हैं, और अपनी कोशिश क्या होगी कि थीटा एलिमिनेट हो जाए और इक्वेशन स्टैब्लिश हो जाए। तो यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है, हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब देखो कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, h - 2/3 का होल स्क्वायर। और अच्छा, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी आप पाथ आइडेंटिफाई करना, जैसे यहाँ पाथ एलिप्टिकल आएगा, ठीक है ना, किधर को दिख रहा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, ठीक है ना। तो यहां से देयरफॉर लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी इज x - 2 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y - 1 का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो नेक्स्ट है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a cos t, a sin t, b sin t minus b cos t and 1, 0, जहां t इज अ पैरामीटर, ठीक है ना। तो अब आप मान लेते हो लेट p h k be the centroid of the triangle, be the centroid of the triangle। अब देखो यहां पर, तो फिर आप क्या बोल पाओगे, 3h इक्वल्स टू a cos t प्लस a cos t प्लस b sin t प्लस 1, और ऐसे ही बोल पाओगे 3k इक्वल्स टू a sin t माइनस b cos t, है ना, प्लस 0, ठीक है ना। अब अपनी कोशिश क्या है कि कैसे भी करके t एलिमिनेट हो। तो t एलिमिनेट हो, देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर a cos t प्लस b sin t का स्क्वायर और प्लस a sin t माइनस b cos t का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ ज़रा देखना। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t क्या बन गया, a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t क्या बन गया, b स्क्वायर, और प्लस 2ab sin थीटा cos sin t cos t और माइनस 2ab sin t cos t, ये तो हो गया कैंसिल आउट, है ना। अब देखो काम खत्म है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3h माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, और वहाँ से 3k का स्क्वायर इक्वल्स टू, है कि नहीं। तो देयरफॉर लोकस ऑफ p इज, वंस अगेन देखो एलिप्स ही आया है, लोकस ऑफ p इज क्या, 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b। अब ये कुछ एक क्वेश्चंस के थ्रू हमने लोकस का, कुछ डाउट है, ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हमने लोकस का बेस तो बिल्ड कर लिया, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, कितना भी टफ लेवल पे चला जाएगा प्रोसेस यही होगा। हाँ, टफ लेवल पे जाने का मतलब क्या होगा, रूल आइडेंटिफाई करना टफ होगा, उसको इम्पोज करना टफ होगा, बट प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है ना। अब तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे। अब देखो यहां से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तो हम लाइन से जुड़ी हुई कुछ सिंपल बातें समझेंगे, इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस पे आएंगे, तब आगे की थ्योरी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या सीन है, प्रूव कैसे करें, ठीक है ना। तो हाँ, तो प्रूव कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन को डिफाइन क्या करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो सीधा हो है। तो हाँ बोलो, स्लोप पहले आया कि पहले स्ट्रेट लाइन आया, पहले लाइन,
स्लोप तो आगे फिर हम चीजें समझेंगे ना। अभी अगर आपको स्ट्रेट लाइन डिफाइन करने कहा जाए, कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, ये तो जब सीख जाओगे तब ना पता चलेगा, अच्छा एक्स वाई में 1 डिग्री की इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन है। कोई बात रहने दो। हाँ, वाह, देखो रहने दो। देखो, हालांकि सबसे पहले तुम सही डायरेक्शन में बढ़े, कोई कर्व है ना, उसके बाद कचरा कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें सोचना था, जैसे ही पूछा गया कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या, तो किस तरह के कर्व को हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। कर्व मतलब समझते हैं ना, पाथ, है ना, पाथ बोले या कर्व बोले बात एक ही है ना। तो किस तरह के कर्व को हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे पहले समझते हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन है, आप देखो एक्स वाई की इक्वेशन है तो कर्व है, समझते हो ये क्यों, एक्स रखोगे वाई मिलेगा, एक्स रखोगे वाई मिलेगा, खूब सारे पॉइंट्स आएंगे, उनका जॉइन ही पाथ है, उसी पाथ को हम कर्व कहते हैं, है ना। तो ये जो भी कर्व है, मुझे नहीं पता अभी ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बट ये जो भी कर्व है, सोच के देखो, अगर इस पर हम कोई भी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करते हैं, है ना, आर्बिट्ररी समझते हो, ठीक है, तो कोई भी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करते हैं, है ना, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। उनको ज्वाइन करने से जो सेगमेंट आया, अगर वो सेगमेंट कंप्लीटली उसी कर्व पर है, समझो फिर से मैं क्या कह रहा हूं, ये कर्व स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब इस कर्व पर हम कोई सा भी 2 वेरिएबल पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, और ज्वाइन करने से जो सेगमेंट आया, अगर वो सेगमेंट कंप्लीटली उसी कर्व को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो स्ट्रेट लाइन हो। तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होगा, वैसा कर्व जिस पर हम कोई सा भी आर्बिट्ररी 2 पॉइंट ले, ए और बी, और ए बी को ज्वाइन कर दे। ऐसा करने से वो जो ज्वाइन आया, वो सेगमेंट कंप्लीटली अगर उसी कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तभी होगा जब वो कर्व इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रूविंग में भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। ऐसे प्रूविंग से अपने को मतलब नहीं था, बट एक फील लेने के लिए सेम चीज 3D में भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, हम मान लेते हैं, सोच के देखो, मान लेते हैं लेट ए x1 y1 और b x2 y2 b 2 arbitrary points on the curve, points on the curve। अभी मैं इसको स्ट्रेट लाइन बोल ही नहीं रहा, जस्ट इसको मैं कर्व बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करेगा तो जरा देखो, ax1 प्लस by1 प्लस c0 और ax2 प्लस by2 प्लस c0, है ना। अब यहां पर मैं इसको मान लेता हूं कुछ फर्स्ट, इसको मान लेता हूं कुछ सेकंड, और मैं एक चीज करता हूं 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2। इससे देखो क्या हुआ, a इंटू x1 प्लस लैम्डा x2 दिख रहा है, b इंटू y1 प्लस लैम्डा y2 और प्लस c इंटू, और मैं 1 प्लस लैम्डा को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा तो क्या हुआ, अब देखो जरा, इस स्टेप के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लो एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा और y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। मतलब देयरफॉर ये जो P है, देयरफॉर ये जो भी P है, हम कह सकते हैं विल ऑल्सो सेटिस्फाई द कर्व, यस और नो, विल ऑल्सो सेटिस्फाई द कर्व, तो देखो इस स्टेप तक मैंने क्या दिखा दिया कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट इस कर्व पर है, तो ये पॉइंट भी इसी कर्व पर है,
अरे बोलो ना, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? क्रॉस चेक करके देखो, है ना। और अब अगर आप देखो तो ये P कुछ जाना पहचाना लग रहा है, λ/1 वाला फंडा। और हम ये भी कह सकते हैं ना कि P फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल लाई ऑन द सेगमेंट AB। P फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल लाई ऑन द सेगमेंट AB, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर P will always lie on AB। बोलो हाँ है ना। लैम्डा बदलते जाओगे उस हिसाब से वो सारे पॉइंट को कवर करता जाए। तो हमने एक तरीके से क्या प्रूफ कर दिया कि अगर उस कर्व पर A और B है तो P भी है, मतलब कंप्लीट सेगमेंट कहां पर लाई कर रहा है? उसी कर्व पर। तो हम कहेंगे देयरफॉर AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0 विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट। तो यहां से अब के बाद ये क्लैरिटी आ गई कि कभी भी एक्स वाई की लीनियर इक्वेशन लिखी है 1 डिग्री की इक्वेशन, तो अब के बाद हम कहेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। बाकी टर्म्स सब बाद में, है ना। लेकिन यहां ये हमने एक तरीके से ये प्रोसेस यूज करके प्रूव कर दिया कि अब के बाद कभी भी किसी इक्वेशन में एक्स और वाई की पावर 1 है तो फिर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब चलो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे कहीं भी लाइन में लिखूंगा, है ना। टेक्निकली लाइन लिखने का मतलब क्या होता है? ये भी लाइन ही है, नहीं समझ रहे हो? लाइन के एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? लकीर बना रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए वहां बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है। बट हम क्या करते हैं, इतने मतलब लैंग्वेज थोड़े ना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कहीं लाइन भी लिखा होता है तो उसको क्या मान के चलते हैं? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अब यहां से अब हम स्ट्रेट लाइन के कुछ सिंपल टर्म्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, कोई भी लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। अब जरा सोचो तो, ये अभी जैसे ये थीटा है, तो थीटा की रेंज क्या आ रही है? जरा सोचो तो, थीटा की रेंज क्या आ रही है? 0 से। देखो अभी क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा, तो कितना एंगल हो गया? 90। फिर ऐसा, कितना एंगल हो गया? बढ़ गया, ऑब्ट्यूस, बोलो। फिर ऐसा और बढ़ गया, अभी 0, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है। तो हमने क्या पाया? थीटा 0 क्लोज से पाई ओपन, तो हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्लैरिटी आई क्या? ठीक है। तो इंक्लिनेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर हम इजीली कह सकते हैं थीटा विल बिलोंग टू 0 क्लोज से पाई ओपन, है ना। अब थीटा 0 मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। थीटा 0 इंप्लाइज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और थीटा π/2 implies line is parallel to y axis या perpendicular to x axis, ठीक है। अब यहां से जैसे हम इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन का डेफिनेशन क्या होगा? तो इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, if theta is inclination of a line, then tan theta is called its slope or gradient, its slope or gradient, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन समझ गए तो स्लोप अपने आप समझ गए, है ना। इसका मतलब जरा सोचो तो, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा? 0, और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप होगा इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो यहां पर इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस
if a line is parallel to x-axis, then slope is 0. If a line is parallel to y-axis, then slope is not defined. Slope is not defined. इनफैक्ट यहां पर माइंड में क्या रखेंगे? इन्फिनिटी. अब यहां एक जरूरी बात, बहुत जरूरी, देखो स्लोप की जब आप आगे अच्छे क्वेश्चंस में सॉल्विंग करोगे, है ना, तो आपके माइंड में ऑलवेज होना चाहिए कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस भी आ सकता है. मान लो कहीं बोला फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फलाना फलाना रेस्ट्रिक्शन, तो वहां वो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कुछ x इक्वल टू 3 पैटर्न का भी आ सकता है. बोलो, तो x इक्वल टू 3 पैटर्न का जब आएगा तो उसमें स्लोप तो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा. और आप m की कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे होगे. अब सुना, बहुत जरूरी बात है, m की स्लोप m की कोई इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो और सिनेरियो सजेस्ट कर रहा है कि वहां 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी और वैल्यू आ रही है एक ही, तो अब आप तुरंत वहां दिमाग लगाओगे कि स्लोप इनफाइनाइट भी तो पॉसिबल है ना. तो कभी भी जितना चाहिए उससे कम वैल्यू अगर m में आ रहा है स्लोप की सॉल्विंग में, तो ध्यान रखना है कि इसका मतलब किसका रोल घुस गया है? इसका. अब इसका बेस्ट रास्ता होता है उस केस में फिर आपको m के लिए नहीं सॉल्व होगा तो 1/m के लिए सॉल्व होगा. क्यों? सोचो, अगर m इनफाइनाइट है तो 1/m क्या है, तो वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है ना. तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हम कहते हैं स्लोप इज नॉट डिफाइंड. इनफैक्ट माइंड में क्या रखेंगे कि स्लोप इस केस में क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा. अब जरा देखो कि एक लाइन हमने बना रखा है विच इज पासिंग थ्रू a x1 y1 और b x2 y2. बताओ 2 पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं? एक ही, है ना. तो 2 पॉइंट से हमने जो लाइन ड्रॉ कर रखा है ये यूनिक लाइन है, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं हो सकती. ठीक है ना. अब यहां पे हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए. ठीक है ना. तो स्लोप चाहिए तो हम दिमाग में क्या रख रहे हैं? tan थीटा. तो tan थीटा, तो जरा देखो, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा. और मैंने परपेंडिकुलर्स डाल रखे हैं जिससे आपको ये पार्ट दिख रहा है x2 माइनस x1, दिख रहा है कि नहीं? और ये क्या दिख रहा है? y2 माइनस y1. तो आपको यहां पर tan थीटा दिख रहा है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हम स्लोप को यूजुअली m से डिनोट करते हैं, m, m1, m2 एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो यहां से अब देखो माइंड में क्या सेट हो गया कि किसी लाइन पर 2 पॉइंट हमें पता है तो स्लोप की वैल्यू पता है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा. ऊपर किसी भी ऑर्डर में घटा दो, जिस ऑर्डर में ऊपर घटाया उसी ऑर्डर में नीचे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कोई लाइन है जिसमें एक पॉइंट है a माइनस 3,4 और दूसरा पॉइंट है b 2,7 और स्लोप है इसके m. तो हम मज़े से m को क्या निकाल सकते हैं? 7 माइनस 4 और अपॉन 2 प्लस 3, यानी कि 3/5. ठीक है. अब देखो, अब जैसा कि मैं यहां पे ऊपर लिखा भी था, जरा देखो यहां पर लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम यहां पर स्लोप क्या बोल रहे हैं? 0. यहां पर हम स्लोप क्या बोल रहे हैं? स्लोप नॉट डिफाइंड. स्लोप नॉट डिफाइंड. अब जैसे देखो ये एंगल हमें π/3 दिख रहा है, स्लोप हम सीधा क्या बोल रहे हैं? tan π/3 यानी कि √3. यहां पे देखो ये वाला पार्ट π/6 दिख रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 5π/6 मतलब -1/√3. ठीक है. इसमें कुछ नया था नहीं, ये हम पहले से भी फैमिलियर है. अब बात करते हैं इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन की. तो देखो, लेट अ लाइन meets x-axis at a, 0 and
y axis at 0, b, then we say that x intercept of the line is a and y intercept of the line is b. y intercept of the line is b. मतलब सीधा सीधा अगर मैं कह रहा हूं कि किसी लाइन का x इंटरसेप्ट है 3, मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू 3,0. अगर मैं कह रहा हूं लाइन का y इंटरसेप्ट है -7, तो हम कहेंगे लाइन इज पासिंग थ्रू 0, -7. सिंपल. जैसे मान लो यहां पर फर्स्ट फिगर में देखो, तो फर्स्ट फिगर में अपने को x इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, बोलो. x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना. देखो तो x इंटरसेप्ट यहां दिख रहा है 3, y इंटरसेप्ट दिख रहा है 2, ठीक है. इस वाले फिगर में x इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट 4, ठीक है ना. थर्ड फिगर में x इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, है ना. x इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, y इंटरसेप्ट 1, ठीक है. इनफैक्ट रुको, अरे बात नहीं, x इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, y इंटरसेप्ट 1, ठीक है ना. फिर इस वाले में बताओ x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, है ना. और लास्ट वाले में बताओ दोनों 0, x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0, ठीक है ना. अब देखो बेसिकली इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो. इनफैक्ट कुछ केसेस में नॉट डिफाइंड भी हो रहा है, ठीक है ना. अब देखो यहां से बात आ रही है, ये भी कई बार फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस देन, ठीक है ना. रुको, तो इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना. या तो दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव और बराबर हो, फर्स्ट फिगर, या फिर दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव और बराबर हो, सेकेंड फिगर, है ना. या फिर दोनों इंटरसेप्ट 0 हो, बोलो, है ना, ठीक है ना. तो अब आप देखो, अब ये वाला कई बार हम मिस कर जाते हैं, है ना. यूजुअली हम इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब सीधा सीधा स्लोप क्या ले लेते हैं, 1 तो महाबेवकूफ़ी है, 1 तो ले ही नहीं सकते, ठीक है ना. क्या होगा -1. देखो ना इंक्लिनेशन दोनों केस में क्या आ रहा है 3π/4. अरे बोलो ना, इंक्लिनेशन दोनों केस में आ रहा है 3π/4, है ना. तो यहां पर इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस देन स्लोप के लिए हम कुछ कह सकते हैं -1. हट, फिगर बना हुआ है फिर भी गलत जवाब दे रहे हो. कुछ भी हो सकता है स्लोप, कुछ भी हो सकता है स्लोप, कैसा ही बना दो लाइन, ठीक है ना. तो अगर कहीं पे जस्ट इक्वल इंटरसेप्ट्स वर्ड मेंशन हो रहा है तो स्लोप के लिए स्पेसिफिक कुछ भी नहीं कह सकते. हाँ, जैसे इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बोला फिर हम क्या श्योर है कि स्लोप इज -1. तो यहां पे हम बोलेंगे इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस देन either it is passing through the origin, it is passing through, समझ गया मेरी बात, passing through the origin या passing through 0,0 or it has slope -1, slope equal to -1. तीनों फिगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना. अब देखो तो यहां पे अब देखो लिखा हुआ है
इफ द लाइन मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन हम कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन इज -1। अब फिर एक सिनेरियो, इफ द लाइन मेक्स नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब ये देखो चारों फिगर आ गए, नॉन जीरो वर्ड भी मेंशन कर दिया है और अब ये चारों फिगर आ गए। तो देखो या तो इंक्लिनेशन 3π/4 हो रहा है या फिर इंक्लिनेशन 5/4 हो रहा है, ठीक है ना। जब इंटरसेप्ट सेम साइन के हैं तो इंक्लिनेशन हो रहा है 3π/4, जब इंक्लिनेशन ऑपोजिट साइन के हैं तो इंक्लिनेशन हो रहा है π/4। तो हम कहेंगे देन स्लोप इज इक्वल टू 1 और माइनस। क्लैरिटी इसमें आ गई, ठीक है। हाँ, यहां भी नॉन जीरो वर्ड मेंशन किया है, ठीक है ना। तो जस्ट इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बोला तब जाके स्लोप मैनिपुलेट होगा -1, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से अब हम एंटर करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, ठीक है ना। तो देखो एक सिनेरियो बना हुआ है अपने सामने। अब इसमें अगर देखा जाए तो इस वाले ट्रायंगल के लिए देखो तो θ2 एक्सटीरियर एंगल का रोल प्ले कर रहा है और उधर θ है तो ये भी θ होगा, नहीं। तो यहां पे सबसे पहला देखो, फिर से समझाता हूं, ये हम क्या डील कर रहे हैं, दो लाइंस के बीच एंगल का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें से एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। हमने, अरे ध्यान दो, हमने क्या करा, ब्लू लाइन का स्लोप मान लिया m1, रेड लाइन का स्लोप मान लिया m2 और अपनी तरफ से ब्लू लाइन का इंक्लिनेशन मान लिया θ1, रेड लाइन का इंक्लिनेशन मान लिया θ2 और दोनों लाइंस के बीच की एंगल क्या हो गई, θ, ठीक। कहां देख रहा है, इधर देखना, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए, देखो फिर से मैं समझाता हूं, ये चलो ये वापस मैं कर देता हूं। देखो क्या था, हमें ये दोनों लाइंस के बीच एंगल चाहिए, ये θ। अब ये θ है तो ये भी θ है और हमने ये दोनों इंक्लिनेशंस अपनी तरफ से कुछ कुछ मान लिए। क्या क्या मान लिया, θ1 और θ2, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब ये θ2 विल बी इक्वल टू θ प्लस θ1। तो यहां पर मैं यहां पे लेके चलता हूं इसको, देखो θ2 इक्वल टू θ प्लस θ1, ठीक है ना। θ इक्वल टू हो जाएगा, जहां हमें जैसे ही हमने इंक्लिनेशन θ1 और θ2 माना था तो हमें दो बातें पता थी, एक तो tan θ1 इज m1 और दूसरा tan θ2 इज m2, ठीक है। अब जरा देखना, यहां पे मैं tan θ लिखता हूं, क्या आएगा, tan θ2 माइनस tan θ1 और अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। तो देयरफॉर tan θ का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, m2 माइनस m1 और अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब एक मज़ेदार बात सुनो यहाँ, जैसे अगर हमें दो लाइंस के बीच एंगल निकालने कहता है तो यूजुअली हम अक्यूट वाला एंगल बता देते हैं। एक बता दिया तो दूसरा अपने आप मिल गया। मान लो आप एक एंगल बता दिए π/3 तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 2π/3, ठीक है ना। तो जब हमें जस्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस कहता है तो हम वो अक्यूट एंगल निकाल के छोड़ देते हैं। मतलब इफ θ इज acute then tan θ equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ये हम सबको लर्न है पहले से, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि इस पर्टिकुलर एंगल का θ जब हमने निकाला तो फॉर्मूले में m2 आगे आया, m1 बाद में आया, ठीक है ना। फॉर्मूले में m2 पहले आया, m1 बाद में। अरे इधर देखो, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो अब देखो, मान लो आपके सामने एक सिनेरियो है जिसमें एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स के स्लोप्स पता है आपको, ठीक है ना। मान लेते हैं ये स्लोप है m1, ये स्लोप है m2, ये स्लोप है m3, और आपको ये जो एंगल है a, ये एंगल है b और ये एंगल है c, ये तीनों एंगल का tan चाहिए। तो सबसे पहली समस्या कि भाई अगर अक्यूट है तब तो मॉड लगा दो, ऑब्ट्यूस वाला निकालना है तो मॉड लगा के बाहर माइनस लिख दो, ठीक है ना। लेकिन कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना है जिसका आपको पहले से पता नहीं है कि ऑड है कि इवन है, सॉरी अक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करो? डिफिकल्टी समझ रहे हो? मतलब अगर मुझे यहां tan A लिखना है तो मैं क्या करूं? अगर मुझे यहां tan A लिखना है तो मैं क्या करूं? किसको पहले रखूं? ठीक है ना। अच्छा, मॉड का इस्तेमाल हम यहां कर नहीं सकते क्योंकि हमें पहले से थोड़े ना पता होगा कि एंगल अक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, नहीं। तो देखो यहां इसका रास्ता ये डेरिवेशन निकालता है। यहां पे देखो मैंने क्या करा, एक एंटी क्लॉकवाइज एरो चला दिया, ठीक है। कैसा एरो? अब उस एंटी क्लॉकवाइज एरो ने किसकी ओर पॉइंट कर रखा है, रेड की ओर की ब्लू की ओर? तो जिसकी ओर ये एंटी क्लॉकवाइज एरो पॉइंट होगा उसका स्लोप यहां आगे लिखा जाए। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? सोचो नहीं, डेरिवेशन ही तो है ये, प्रॉपर हमने यहां पे डेरिवेशन ही तो किया है। क्या होगा, जैसे ही आप ये एंटी क्लॉकवाइज एरो जिसकी ओर पॉइंट कराओगे तो हर हाल में इस तरह का सिनेरियो बनेगा और वहां से फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप आगे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इस चीज को अप्लाई करने के लिए फिर लाइन की एक्चुअल ट्रेसिंग होना जरूरी है। इसलिए देखो ये फिगर कहां बना हुआ है, XY प्लेन पे बना हुआ, मतलब फिर वो पोजीशंस हमें पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे अगर हम वो एंटी क्लॉकवाइज एरो वाली बात समझ गए तो देखो अब ये बहुत सिंपल हो गया। आप एंटी क्लॉकवाइज एरो समझते हैं सब लोग? चला दो सब जगह, यहां पे, यहां पे, यहां पे, नहीं। अब बोलो, tan A लिखाओ मुझे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan B m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3, tan C हो जाएगा m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो ये भी क्लैरिटी हो गई कि कोई पर्टिकुलर एंगल का tan चाहिए दो लाइंस के बीच, है ना। तो इस फंडे से जाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना, फिर से समझा रहा हूं, एक्चुअल ट्रेसिंग जरूरी है। मतलब हमें लाइंस के पोजीशन पता होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल दो लाइंस के बीच एंगल निकालने कह रहा है तो वो तो कोई इशू है ही नहीं। जैसे मान लो कह रहा है क्या, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस हैविंग स्लोप्स, जैसे फर्स्ट डेटा है मान लो 2, -3, है ना। तो tan थीटा सीधा क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 और अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है कि नहीं, का मॉड। कितना हो गया, 1। थीटा कितना हो गया, पाई। सेकेंड वाले में क्या है, tan थीटा, एक स्लोप अपना 0, दूसरा √3, तो क्या हो जाएगा यहां m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कितना हो गया, √3, यानी कि थीटा π/3। देखो यहां पे इसको मैं ऐसे ही बताता हूं, देखो एक स्लोप 0 मतलब लाइन कुछ ऐसा है ना, और दूसरा स्लोप √3 मतलब ऐसा। मतलब कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? हमें ये एंगल सीधा ही पता था, कैसे, दूसरे के स्लोप से, क्योंकि चूंकि एक लाइन क्या है, खुद पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। अब इसी में थर्ड वाले में जरा देखना, थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि एक स्लोप इनफाइनाइट है, दूसरा √3 है ना। अब यहां एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे निकलेगा, तो tan थीटा
का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब मान लेते हैं कि m2 अपना क्या है, इन्फिनिटी है, तो वी ऑलवेज लाइक इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर, या m1 इन्फिनिटी है तो उधर भेज दो। तो जैसे m2 अगर इन्फिनिटी है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर देता हूँ m1 अपॉन m2, समझे क्या, 1 अपॉन m2 प्लस m1। अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, 0 माइनस 1 और अपॉन 0 प्लस √3, नहीं, यानी कि थीटा कितना हो गया। अब इसको जरा फिगर से समझते हैं। तो इसको अगर फिगर से समझे तो एक लाइन अपने है पैरेलल टू वाई एक्सिस, अरे बात मत करो, एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस और दूसरी लाइन है जिसके स्लोप दे रखा है √3, मतलब ऐसा कुछ है ना। ये अपना इंक्लिनेशन कितना है, कितना है, π/3, कॉम्प्लीमेंट्री वाला आएगा। तो इसको ऐसे भी डील कर सकते हो, है ना, कि जो रेड लाइन का स्लोप आएगा, है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल जो है वो आपको ये दे देगा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, π/6, ठीक है। अब देखो, अब यहां से एंटर करते हैं, दो लाइंस पैरेलल हुए तो क्या दिख रहा है, दोनों का इंक्लिनेशन सेम, नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो यहां पर m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है ना। अब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या, है ना, रुको ना, तो यहां पे दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या, तो जरा देखना एक चीज, यहां पर ये अपने पास मान लेते हैं θ1 है ना, और ये अपने पास θ2 है, ठीक है ना। तो आप देखो तो θ1 प्लस π/2 इज θ2, नहीं, तो मतलब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, θ2 इक्वल्स टू π/2 माइनस θ1, है ना। यानी कि हमें एक तरीके से क्या दिख रहा है, tan θ2 इक्वल्स टू cot θ1, बोलो, हाँ, अरे सॉरी π/2 प्लस θ1, तो यहाँ माइनस हो गया ना, tan θ2 इक्वल्स टू माइनस cot θ1। अब अगर मैं इसका स्लोप m1 बोल रहा हूँ, इसका स्लोप m2 बोल रहा हूँ, तो यहाँ से m2 इक्वल्स टू क्या हो गया, m1 m2 इक्वल्स टू, है ना। अब देखो, तो अब फिर यहाँ एक कैच है, जैसे ही हम सुनते हैं दो लाइंस पर पैरेलल हैं तो हम बोलते हैं स्लोप बराबर, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। अब ये गड़बड़ है ना। आपके सामने ये तीसरा फिगर भी बना हुआ है ना। इस तीसरे फिगर में भी लाइंस के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक स्लोप मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो m1 0, m2 इनफाइनाइट, m2 इनफाइनाइट, नहीं। तो जैसे मान लो एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट अपने सामने आया कि टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2 आर परपेंडिकुलर, देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, फॉल्स हो गया, है ना, क्योंकि लाइंस के परपेंडिकुलर होने के दो सिनेरियो है, एक तो या तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए या फिर कोई एक स्लोप 0 हो जाए, दूसरा स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी का स्लोप अपना बेस्ट तरीका होगा। जैसे मान लो अपने पास ABC कोलिनियर है, ABC कोलिनियर है, तो हम यहां पे इजीली कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB, या चलो ऐसे लिख देता हूं, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC या BC, कोई भी, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC या BC। दिस विल एम्प्लाई क्या, A B C आर कोलिनियर। दिस विल एम्प्लाई, यहाँ ये एक्सेस की जरूरत नहीं, दिस विल एम्प्लाई A B C आर कोलिनियर, ठीक है ना। मतलब तीन लाइंस एक सीध में है ना, तो वहां पर बेस्ट टेक्निक होगी कि उनमें से कोई भी दो पेयर चुनो और उनके जॉइन का स्लोप को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। हालांकि अपने पास इससे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी एक तरीका था, क्या, कि हम
एरिया को क्या करते थे 0, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है। जैसे अब मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन फाइंड के, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी को इक्वेट कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 6 - 4 और अपॉन इक्वल्स टू क्या 2 - 4 और अपॉन k - 3। तो देयरफॉर k - 3 इक्वल्स टू हो गया अपने पास कितना, ये 4 और 8, ठीक है, और इधर से आ गया 2, नहीं, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम एंटर कर रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें सबसे पहला क्या आ रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें दो बातें पता होंगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ax1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, मतलब पॉइंट उस लाइन पर हमें एक पॉइंट पता होगा और उस लाइन के स्लोप, ठीक है ना। तो देखो ये इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे, देखो अब यहां से एक और जरूरी बात, जैसे ही हम ये सिनेरियो सुनते हैं फाइंड द इक्वेशन, ये जैसे ही लाइन सुने और कोई फेमिलियर सिचुएशन नहीं है तो किसकी याद आएगी, लोकस। फाइंड द इक्वेशन सुनते हैं और कोई फेमिलियर सिचुएशन नहीं है तो सबसे पहले लोकस की याद आएगी, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां ऑल्दो हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं हम इस इक्वेशन को, बट मान लो हम नहीं जान रहे होते तो कैसे निकालते, ठीक है ना, फेमिलियर सिचुएशन एक बार को नहीं है ये, ठीक है ना। तो लाइन पर हमें एक पॉइंट पता है ax1 y1 और इसका स्लोप पता है m, ठीक है ना। अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, सुना ध्यान से, मान के चलो ये बेस बिल्ड हो रहा है, अच्छे लेवल पे बहुत काम आएगा। फिर से सुनो, जैसे हम सुनते हैं फाइंड द इक्वेशन, है ना, और कोई फेमिलियर सिचुएशन नहीं है तो सबसे पहले लोकस की याद आएगी। लोकस की याद आएगी मतलब जिस कर्व का इक्वेशन चाहिए उस पर सबसे पहला काम करो, एक पॉइंट चला दो, और ऐसी दो चीजें मान लो जो इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और कोशिश करो कि नोन टर्म्स उन वैल्यूज में इक्वेशन एस्टैब्लिश हो जाए। तब यहां में क्या फील हो रहा है कि व्हेनेवर p इज मूविंग ऑन दिस लाइन तो ऑलवेज स्लोप जो है वो कितना है, m है। तो यहां से हम क्या इंपोज कर पा रहे हैं, अब देखो इक्वेशन अपना नोन टर्म्स और hk के टर्म में है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कहीं भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन अब के बाद अगर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो हम कोशिश हमेशा ये करेंगे कि कैसे भी करके मुझे उस लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए, उस लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए और उस लाइन के स्लोप मिल जाए। जैसे अब मान लो हम 2 पॉइंट फॉर्म में आते हैं, तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ax1 y1 bx2 y2। देखो ax1 y1 bx2 y2, ठीक है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं, कैसे भी करके मुझे इस पर एक पॉइंट मिले और इसका स्लोप मिले। तो पॉइंट के लिए तो हम यहाँ ए बी में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, और स्लोप तो हमें पता ही है, तो हम सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या, y - y1, और देखो स्लोप लिख रहे हैं y2 - y1 अपॉन और इनटू x - x1, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, लेट ए बी सी देन ए बी सी विल फॉर्म अ ट्रायंगल। कैसे चेक करें बताओ तो, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो वो क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ ए बी देखते हैं। स्लोप ऑफ ए बी देखेंगे तो 4 - 3 अपॉन -1 + 2, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 1 हो गया, है ना।
और स्लोप ऑफ ए सी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी आ गया 3 - 2 अपॉन -2 कितना आ गया? काम खत्म। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर है तो फिर तो ये ट्रायंगल बना ही देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? विल फॉर्म अ ट्रायंगल। तो आंसर हो गया ट्रू। अब इसी डेटा को यहाँ कॉपी करके कुछ सिंपल सिनेरियो कह रहा है, लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। देखो क्या हुआ, यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने पास 1/2, 3। तो अब देखो मीडियन पे आपको कितने पॉइंट्स पता है? 2। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? y - 3 = 2। देखो, अच्छा देखो एक और ज़रूरी बात, यहाँ पे हमें एक्चुअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी लाइन पर 2 पॉइंट हमें पता हो और उन दोनों पॉइंट के या तो दोनों ऑर्डिनेट सेम है या दोनों एब्सिसा सेम है, तो वहाँ से सीधा इक्वेशन आ गया। यहाँ से आप क्या बोलोगे? सीधा मीडियन थ्रू ए की इक्वेशन हो गया y = 3, और अगर एब्सिसा में होता तो क्या बोलते? x = 3। तो कुछ निकालने की ज़रूरत यहाँ पड़ी नहीं, ठीक है ना। अब कह रहा है ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। हम क्या सोच रहे हैं? कैसे भी करके मुझे एक पॉइंट मिले और स्लोप मिले। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC क्या हो गया? 4 - 2 अपॉन -1 - 2 कितना? तो स्लोप ऑफ AD मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2, रेसिप्रोकल का नेगेटिव, ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ AD आ चुका है और अल्टीट्यूड पे ऑलरेडी हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या हो गया? y - 3 और = x + 2। अब यहाँ सुनो एक और ज़रूरी बात, इस प्रोसेस के बाद अब आपको अगर मैं कहता कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो, काम हो गया। क्या होता? अगर ऑर्थो सेंटर निकालने कहता तो फिर हम क्या करते? बी निकाल लेते, है ना। बी निकाल लेते, उसके लिए क्या करेंगे? स्लोप ऑफ AC कितना हो गया? 3 - 2 अपॉन कितना हो गया? -1/4। तो स्लोप ऑफ B कितना हो जाएगा? 4। तो इक्वेशन ऑफ B, इक्वेशन ऑफ B आ गया y - 4, है ना, = 4 × x + 1, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको बोलेंगे 1 2, है ना, ये हो गया h। तो बाय सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2 we will get the coordinates of orthocenter, coordinates of orthocenter h, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने पास ऑर्थोसेंटर का तरीका नया अपडेट हो गया, ठीक है। वहाँ वो तरीका अच्छा नहीं माना जाए, क्यों? क्योंकि उसमें पहले हम क्या करते थे? पहले तो सेंट्रॉइड निकालते थे, फिर क्या करते थे? सर्कम सेंटर निकालते थे, फिर 2:1 वाले रेशियो से ऑर्थोसेंटर निकालते थे, ठीक है। अब इसमें थर्ड आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC। सिंपल, क्या होगा? तो ज़रा देखो तो यहाँ पर स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC हमने अभी निकाला ही था -2/3। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उसके स्लोप क्या हो जाएगा? 3/2। और D के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख लेंगे? 1/2, 3। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? y - 3 = 3/2 x - ½ हालांकि इस प्रोसेस से भी हम सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं, बट आपको सर्कम सेंटर के लिए क्या बोला है?
डिस्टेंस वाला मेथड बेटर है, क्योंकि यहाँ भी तो उतनी ही मेहनत हो रही, ठीक है ना, तो डिस्टेंस वाला मेथड बेटर है। चलो आज के लिए इतना ही, इसको कंटिन्यू रखते हैं।